नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी तक जो हम फिज़िक्स में पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डेरिवेशन को जो फिज़िक्स में हम पढ़ेंगे उन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और हमने वहाँ पर आगे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था। तो कैलकुलेशन की बात चल रही थी। एक्चुअल फीलिंग जो फिज़िक्स का होगा वो अब आएगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की जो कि यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स है। सो मेरा नाम है नीरज गुप्ता और ये है आपका अपना चैनल फिज़िक्स 5। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। चलिए तो पहली चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट्स की। तो यूनिट को समझने के पहले हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है ना। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ जिनकी हेल्प से हम फिज़िक्स के लॉज को डिफाइन कर पाएंगे वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। क्लियर। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। सो ऑल दोज क्वांटिटीज़ which are used to all those quantities which are used to describe the laws of physics is called physical quantity। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। वो क्वांटिटी लेंथ हो सकती है, वो क्वांटिटी मास हो सकता है, वो क्वांटिटी टाइम हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना जो कि हेल्प करेगी हमें फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने में, उन सारी उन सारी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो गॉट इट, इतना समझ में आया आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 वेज से किया गया है। एक तो डायरेक्शनल वेज से जो हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल वेज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, कुछ भी हम ऐसा बोल सकते हैं। एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब जितना भी आप कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे वो सारी क्वांटिटी, कुछ भी हो, एरिया हो, मास हो, डेंसिटी हो, टॉर्क हो, फोर्स हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसको आप अगर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हो, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई कर रहे हो, तो 2 पार्ट में आप उनको डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट में वो सारी क्वांटिटीज़ आएंगी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी, आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये कहाँ पर आएंगी, वेक्टर्स में। स्केलर क्वांटिटी टाइम, मास और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब की सब क्या क्वांटिटी हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, अब ये क्या चीज़ है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज ये तो हमें पता चल गया कि भैया 2 ग्रुप में डिवाइड करना है डायरेक्शन के हिसाब से। चलिए, डिपेंडेंसी के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आई होप कि नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। देखो, फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, पहला वाला। चलो इसे मैं यहाँ से रफ करके ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ, अपने टॉपिक का नेम हटाते हैं और इनके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह से क्लासीफाई किया जा रहा है। डायरेक्शनल वे में मैंने कर दिया है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल और
बेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? सेकेंड वन इज derived क्वांटिटीज। क्लियर? तो डिपेंडेंसी के ऊपर अगर मैं क्लासीफाई करूं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो होगा मेरे पास फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और एक मेरे पास होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज को और ज़्यादा स्प्लिट नहीं किया जा सकता, वो अपने बेसिक फॉर्म में है, और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हो, है ना, उससे और ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते हो। तो सबसे बेस वाली कंडीशन पर हो आप इन क्वांटिटीज़ के साथ में। एग्जाम्पल, जैसे इन क्वांटिटीज़ में आपको क्या मिलेगा? मास मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। क्लियर? क्या मास किसी दो क्वांटिटीज से मिलकर बनता है? नहीं, मास तो अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, सेल्फ क्वांटिटी है, जिसे हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं। उसी तरह से लेंथ और उसी तरह से टाइम। अच्छा, ये और अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये समझने के बाद। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्लेन की जा सके, बनाई जा सके, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में अनगिनत, ना जाने कितनी क्वांटिटीज आ जाएंगी। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एरिया, एरिया क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज है? क्योंकि एरिया लेंथ इनटू लेंथ, दो लेंथ से मिलकर बनता है, और लेंथ क्या है? बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर एरिया बना, ठीक है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम लेंथ से मिलकर बनता है, तो लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ से वॉल्यूम बना और वॉल्यूम से डेंसिटी बन रहा है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप फोर्स ले सकते हो, आप टॉर्क ले सकते हो, आप स्पीड ले सकते हो, आप वेलोसिटी ले सकते हो। मतलब ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी के। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर all quantities are those quantities, fundamental are those quantities which cannot be split into simplest form, जिसे हम और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, तो इन्हें कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसको मैं L क्यूब लिख सकता हूँ, लेंथ का क्यूब, तो और ज़्यादा स्प्लिट कर सकता हूँ, बट इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर और स्केलर में कन्वर्ट होती हैं, और अगर मैं डिपेंडेंसी के हिसाब से देखूँ तो या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी या बेस क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, यहाँ एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप क्लास इवन 9th और 8th में भी आप होते तो आप थोड़ा थोड़ा तो मुझे बता सकते थे स्केलर वेक्टर करके। तो वो उस टाइप का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। मेरे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम। डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, और क्या ले लूँ? फोर्स ले लिया, टाइम ले लिया, चलो स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या ले लो? क्या क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या जो हमने 9th में पढ़ा था? प्रेशर और वर्क डन हो। प्रेशर एंड वर्क, है ना। इतनी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली, मुझे नहीं पता बेसिक क्वांटिटीज़ है, डिराइव क्वांटिटीज़ है, जो भी मैंने सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ले ली, है ना। अब आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करना है। किन किन कैटेगरी में रखना है? बेस एंड स्केलर। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, बेस एंड वेक्टर, इसके बाद डिराइव
एंड स्केलर और डिराइव्ड एंड, अब हमें इन सभी को इन कैटेगरीज में डालना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। तो बड़ा सिंपल सा केस है कि बेस होना चाहिए, मतलब बेसिक क्वांटिटी होना चाहिए और स्केलर होनी चाहिए। डायरेक्शन भी देखकर चलना है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है क्या? नहीं। मास स्केलर क्वांटिटी है, हाँ, और बेस क्वांटिटी भी है। सो मास आ गया यहाँ पर, यहाँ से हटा दो इसको। नेक्स्ट फोर्स, ना स्केलर तो नहीं है। टाइम स्केलर क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी भी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी तो है बट बेस क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी स्केलर ही नहीं है। एक्सेलरेशन स्केलर ही नहीं है। प्रेशर, फोर्स पर प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। वर्क डन ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ बेस बताना था, काम खत्म। तो दो तो हट गए, दो यहाँ पर आ गई। अब बेस होनी चाहिए बट वेक्टर होनी चाहिए। ये बेस क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बेस क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ इकलौती है जो बेस क्वांटिटी है, बाकी सारी डिराइव क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट, ये सब वो क्वांटिटीज देखिए जो आप पढ़ चुके हो, आप जिनसे फेमिलियर हो। अब जो हम 11th में जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें सारे फॉर्मूले आ जाएंगे 11th 12th क्लास के पूरे फिजिक्स के। तो हमें इतना ज़्यादा लोड लेके नहीं बैठना है। हम कुछ एक फॉर्मूलेज के एग्जांपल देख लेंगे, बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे हमें खुद को बनाना आ जाएगा कि क्या करना है। चलो, डिराइव्ड एंड स्केलर क्वांटिटी। अब डिराइव्ड हो और साथ साथ में स्केलर हो। फोर्स डिराइव्ड तो है बट वेक्टर है। स्पीड स्केलर है और वर्क डन स्केलर है। सो ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी हैं बट स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी हैं। क्या क्या बच गया हमारे पास? फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं और वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैटेगराइज्ड करते हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे यूनिट्स, जिसको समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझना जरूरी हो गया था। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स मीन्स व्हाट? बहुत बेसिक लेवल पर जाकर हम समझ रहे हैं। हमारे मतलब ऐसे लैंग्वेज में हम समझेंगे कि जिससे हमारे दिमाग में घुस पाए, है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन छोड़ो इसकी, हमें तो ये देखना है कि यूनिट्स होता क्या है। यूनिट्स वो टर्म या वो क्वांटिटी है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्लेन करती है, परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन करने वाली टर्म है? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, है ना। क्या एग्जाम्पल? मैं गया एक ठेले वाले के पास, मैंने बोला 1 kg एप्पल दे दो, मैंने यूनिट लगाया। मैंने बोला होता कि 1 एप्पल दे दो, 1 एप्पल का मतलब 1 ग्राम एप्पल भी होता, और चाकू से काट के 1 ग्राम एप्पल दे देता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है ना। या वो 1 एप्पल उठा के मुझे देता, नंबर ऑफ एप्पल समझ के वो 1 एप्पल उठा के मुझे दे देता। या वो क्या करता, 1 क्विंटल एप्पल मुझे दे देता। मैंने तो 1 ही बोला था ना, मैंने यूनिट तो नहीं लगाया। तो फिजिकल क्वांटिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन कौन करके बताता है? यूनिट्स। आई बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटीज को परफेक्टली एक्सप्लेन करके कौन बताता है? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय अ टर्म इज कॉल्ड यूनिट्स। फिजिकल quantities expressed by a term, expressed by a term या perfectly expressed by a term is called a units। तो यूनिट्स वो टर्म है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को परफेक्टली एक्सप्रेस कर पाता है, परफेक्टली एक्सप्रेस। स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड, मुझे तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए थी,
अब बोलो, है ना। तो गड़बड़ तो होगी कहीं ना कहीं। चलिए, यूनिट्स की वजह से, तो यूनिट तो समझ में आ गया कि यूनिट्स होता क्या है। अब यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत बेसिक चीज़, हम नहीं भी समझेंगे चलेगा, हम CGS MKS मतलब ऐसा ही सिस्टम समझ के भी रह जाए तो चलेगा, बट ठीक है, देख लो जब हम कर रहे हैं इसको तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला जो सिस्टम होता है FPS, जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, FPS और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सेकंड वाला जो आ रहा है वो हम CGS ले रहे हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, जिसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। थर्ड वन MKS, डॉट नहीं लगाएंगे, है ना, लगा भी दोगे कोई बुरी बात नहीं है, MKS सिस्टम। और लास्ट वन, इसी का अपडेटेड वर्जन होता है ना, हमको एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अब उसका अपडेशन आ गया तो वही है MKS का अपडेटेड वर्जन SI यूनिट्स, SI। अब जो FPS और ब्रिटिश वर्जन है ये अभी मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को जो एक्सप्लेन, मतलब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स रहती हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो FPS वो सिस्टम है जो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी? मास, टाइम और लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है, किस में, किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहा है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो फुट, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। हमें पता है लेंथ को हम फुट में मेज़र करते हैं, मतलब हम मेज़र नहीं करते बट लेंथ फुट में ही मेज़र होती है ना। फुट, लेंथ के बाद आ गया मास, पाउंड, ये है फुट, पाउंड, और तीसरा वाला सिंपल है S, टाइम, फुट, पाउंड, सेकंड। तो इस सिस्टम के अंतर्गत फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम इन यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को फुट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पाउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको टाइम से, सेकंड से रिप्रेजेंट, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट CGS। अब CGS में सेम, यहाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो इन यूनिट से रिप्रेजेंट हो रही थी। अब यहाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ किस से रिप्रेजेंट होगी? सेंटीमीटर में, मास किस में रिप्रेजेंट होगा? ग्राम में, और टाइम अगेन सेकंड। MKS में ये सेंटीमीटर, ये मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर, किलोग्राम और ठीक है। तो लेंथ पहले वाले में फुट में थी, फुट मतलब फीट, है ना, और ये सेंटीमीटर में यहाँ पर, और यहाँ पर मीटर में है। अगेन यहाँ पर पाउंड में है मास, यहाँ ग्राम में या किलोग्राम में, या सेकंड में या सेकंड में या सेकंड में, टाइम में कोई वेरिएशन नहीं, ठीक है। SI यूनिट्स, अब जैसा मैंने अभी बताया कि SI यूनिट्स इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MKS यूनिट का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम लेंथ को मीटर में, kg मतलब मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ये सेम चीज़ चलेगी यहाँ पर। अच्छा, तो फिर इन दोनों में सर डिफरेंस, इसमें मतलब यहाँ तक जो हमने देखा, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बट एक्चुअल में जब हम SI सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए इसको अपग्रेडेड वर्जन बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पर भी
इसको रब कर देता हूँ और मैं इसके अपग्रेडेड वर्जन पर आ जाता हूँ। तो हम मैक्सिमम देखो फिजिक्स में अब आपको दो चीज़ें पकड़ के चलनी है, या तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप CGS में रिप्रेजेंट करते हो या किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को SI में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, या तो CGS में करोगे या फिर SI यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देख लेते हैं जो SI सिस्टम ने हमें बताई। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। पहली तीन क्वांटिटीज तो सेम है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। अब नया नया क्या जुड़ गया? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या जुड़ा? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम वही था। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक केमिस्ट्री की टर्म आने वाली है जो आप पढ़ोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मिली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। अच्छा ठीक है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली। इनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी? और उनके सिंबल क्या क्या होंगे? तो लेंथ की यूनिट हम सभी को पता है मीटर होती है। हम ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं ना, मीटर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास होता है केजी, किलोग्राम, किलोग्राम, जिसे हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकेंड, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टेम्परेचर, केल्विन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सभी को पता होगा, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एम्पियर। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। CD, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। और सिंबल भी यही रहता है, ये हटा देते हैं कुछ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स जो रहेंगी वो ये रहेंगी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इतनी बात आ गई समझ में? इसमें अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स की बात करने वाले हैं कि यूनिट्स को कैसे क्लासिफाई, कहाँ कहाँ क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया। तो अब हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। सिंपल है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। पहला तो वही जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स किसी दूसरी, मतलब उन्हें और ज़्यादा स्प्लिट नहीं किया जा सकता। वही सेम डेफिनेशन हम यहाँ पर भी देंगे, है ना। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। अच्छा, मीटर किसी और से मिलकर नहीं बना है, वो खुद सेल्फ से ही बना है, वही है, और स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ, मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ आपको एरिया की, तो एरिया की क्या होता है? मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर का इंटू करके एरिया बना है। तो एरिया यूनिट है किसकी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और जो यूनिट है वो भी डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन गई, ठीक है। तो पहली आपकी क्या कहानी हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, आई होप सभी समझ गए होंगे।
दूसरी वही डिराइव्ड यूनिट्स की बात हो जाएगी जो अभी अभी एरिया के लिए मैंने बताया, डिराइव्ड यूनिट्स। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरी अब आपके पास आ रही है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री, अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं। देखो सप्लीमेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आ जाती हैं यहाँ पर, उनकी यूनिट्स एंगल के लिए यूज़ करते हैं। वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं? एक तो आपके पास है एंगल और दूसरा है आपके पास सॉलिड एंगल। सॉलिड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर, फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो एंगल होता है वो हम सभी को पता है, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा दिया। एंगल क्या होता है कि कोई भी एक रोटेटिंग लाइन कितना एंगल रोटेट किया है भैया, इसको हम एंगल बोल देते हैं। ठीक है, इसको एंगल बोल देते हैं। तो ये जो एंगल है वो 2D प्लेन में बनता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, एंगल सबटेंडेड का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? आर्क अपॉन रेडियस। क्या देखा था हमने? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहाँ पर अगर एंगल की यूनिट की बात करता हूँ, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, जिसे रेडियम नहीं, रेडियन, जिसे RAD लिखा जाता है। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, जिसे STRAD। चलो, तो एंगल तो हो गया आपके पास ये 2D शेप, जिसकी यूनिट हो गई रेडियन, है ना। रेडियन में आती है ना, क्योंकि लेंथ में दिया रहता है सारा कुछ। ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में भी डिस्कस किया था, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, वहाँ से निकल रहा है तो रेडियन में आएगा। वो एक अलग बात है कि हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। चलो हम दूसरी बात करते हैं, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन जो मतलब यूनिट है वो सॉलिड एंगल की है। सॉलिड एंगल क्या होता है? तो सॉलिड एंगल बनता है किसी भी 3D शेप के अंदर। जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर ये सर्कल नहीं है ना, ये एक स्फीयर है। मैंने एक स्फीयर लिया, अब स्फीयर एक 3D शेप है। अगर स्फीयर मैंने लिया हुआ है, ये स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा मैंने एक हिस्सा मान लिया, है ना, एक स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा, स्फीयर के ऊपर। अब ये जो स्मॉल पार्ट है यहाँ पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये भी एक एरिया है, समझिएगा। यहाँ पर एक आर्क ने एंगल फॉर्म किया था। किसने एंगल फॉर्म किया था? आर्क ने। आर्क क्या है? एक लेंथ है। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस एंगल को जो एक एरिया से बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। फॉर्मूले वगैरह इसकी बात हम कर सकते हैं इसकी भी। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो जितना एरिया है वो, जैसे यहाँ पर क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसकी हम बात करेंगे जब भी फॉर्मूला आएगा। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भैया बता दो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमने बात कर ली, फंडामेंटल यूनिट्स की हमने बात कर ली, डिराइव्ड यूनिट की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रैक्टिकल यूनिट, है ना। नेक्स्ट यूनिट कौन सी हमारे पास? प्रैक्टिकल यूनिट। ये पेन का बड़ा झंझट है, बार बार गिर जाता है, सॉरी। हाँ, तो प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? ठीक है, अब प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? जैसे कि मान के चलो हम 1 लाइट ईयर्स मतलब लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस मूव करेगी, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस मूव करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। निकाल सकते हैं हम, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं भैया? 365 दिन होते हैं, 365 डेज। 1 डे में कितना आवर होता है?
1 डे में 24 आवर होता है, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया 365 का। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। सभी का मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये तो आ गया टाइम, बट हमें तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो भी आपके पास टाइम आया उसका इंटू कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। मैं यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है। किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, है ना। जबकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट अगर मैं देखूँ तो मीटर है। ऐसा यूनिट अभी हमने बात किया तो क्या था? मीटर है। बट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है उसका? प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? लाइट ईयर। यूनिवर्स में डिस्टेंस हम ऐसे ही मेजर करते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, परसेक, लाइट ईयर। तो क्या छोटी मोटी डिस्टेंस मीटर में तो पता ही नहीं चलेगा, किलोमीटर में जब पता नहीं चलता है तो, है ना। लाखों करोड़ों किलोमीटर रहता है, अब और ज़्यादा रहता है, मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया। तो वहाँ पर इन यूनिट से डिस्टेंसेस को मेजर किया। अच्छा, और भी हो सकती हैं, जैसे हम तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। बट जब हम कोई चीज़ कोई मशीनरी, कोई मोटर खरीदने जा रहे हैं, मोटर कितने हॉर्स पावर का है हम ये पूछते हैं ना, तो जो हॉर्स पावर है ना वो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, और मतलब यूज़ जनरली हम डेली लाइफ में उनका करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वही सही है। ऐसा यूनिट भले स्टैंडर्ड यूनिट कुछ भी है। अब स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की सेकंड होती है, टाइम की सेकंड होती है। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? आप बोलोगे 4 घंटे, 10 घंटे। आपने बोला सेकंड में कि 1 आवर में 3600 सेकंड, तो 4 आवर में इंटू 4 करके आंसर बताओ कि इतने सेकंड मैंने पढ़ाई की। तो वो यूज़ में नहीं आ रही ना, वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट भी हमें समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। अब प्रैक्टिकल यूनिट के बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो, मतलब ये तो यूनिट्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है, यूनिट्स के बारे में हमने देखा। यूनिट्स के मतलब कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती है, कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है, उनकी यूनिट्स क्या होती है, हमने इस बारे में बात की। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि किसी भी यूनिट को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी दूसरी यूनिट में। मतलब किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ना। इसमें वापस से मैं इस फॉर्मूले को जो अभी बताने वाला हूँ वो फिर से मैं डायमेंशंस के अंदर भी डिस्कस करूँगा, बट यहाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि यूनिट की हम बात कर रहे हैं, है ना। मान के चलो कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोर्ड है आपके साथ, है ना। इस बोर्ड की जो लेंथ है, सपोज मैंने बोला 60 सेंटीमीटर का है, ये बोर्ड 60 सेंटीमीटर का है। अब कोई एक सज्जन आए, उन्होंने बोला नहीं ये बोर्ड 60 सेंटीमीटर का नहीं है, ये बोर्ड 0.6 मीटर का है ना, 0.6 मीटर का है। ठीक है, कोई एक और सज्जन आए, उन्होंने बोला ये बोर्ड 0.00006 किलोमीटर का है। क्या बोर्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं, बोर्ड तो अभी भी उतना बड़ा है। 3 अलग अलग यूनिट्स में आपको आंसर दे दिया गया, 3 अलग अलग यूनिट्स में आपको आंसर दे दिया गया। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है, उसको किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं। तो हम उसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। किस से? एक तो वहाँ पर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा वहाँ पर होता है यूनिट, कि किस यूनिट को आपने यूज़ किया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, 0.0000 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट यूनिट में आपको आंसर दिया, और 3 अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको मिली। तो कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का एग्जांपल है, किसी के साथ भी यही होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने अंदर दो चीजों को लेकर चलता है। वो दो चीजें क्या हैं? फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड वन इज यूनिट, जो यूज कर रहे हैं, है ना। बट आप अगर यूनिट चेंज कर देते हो तो अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है, मतलब ये क्वांटिटी अपने आप को होल्ड करती है, वेरी नहीं करती है। तो इसीलिए तो मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसे 3 अलग अलग यूनिट में इस बोर्ड की लेंथ तो उतनी है जितना बड़ा आपको दिख रहा है। क्या अलग अलग यूनिट बोलने से बोर्ड छोटा या बड़ा हुआ? नहीं हुआ, बोर्ड का मैग्नीट्यूड वही है। तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एक तो n और एक u। और ये n और u कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट है, मतलब ये मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर मैं कोई बड़ा यूनिट लूँगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। जैसे कि मैंने किलोमीटर यूज़ किया, किलोमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बोला था? 0.00006, 4 जीरो और उसके बाद 6, है ना। वहीं मैंने मीटर यूज़ किया, मैंने बोला 0.6, अब वैल्यू बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यूनिट मैंने किलोमीटर से छोटा ले लिया। अब यूनिट मैंने किलोमीटर से, मीटर से भी छोटा ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो यूनिट्स का इन्वर्सली वेरिएशन में होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। यूनिट्स आप बड़ी लेती जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूनिट्स आप छोटी लेते जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। क्लियर होगी बात? आई होप कि इतनी चीज़ समझ में आई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंचाना है तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ इसको देखकर? n1u1 = n2u2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मुझे n2 निकालना है, मतलब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा? n1u1/u2। ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, अभी डायमेंशंस वाले टॉपिक में मैं वापस से यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में आपको कि हमने यहाँ पर क्या कहानी की? तो ये तो अभी तक हमने जो जितनी भी बात करी है वो यूनिट से रिलेटेड हमने सारी बात की, ठीक है। कि यूनिट में कहाँ कैसा होगा, कैसा कन्वर्जन फैक्टर हम यूज़ करेंगे, क्या करना है, अभी कन्वर्ट करके भी देखेंगे। बट थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम कन्वर्जन को भी देखेंगे, ठीक है। अब यूनिट्स हमने पढ़ ली, फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस। इसकी बात कर रहे हैं हम डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये डायमेंशंस वो डायमेंशंस नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड एक्सेस वाली डायमेंशंस। थोड़ा पहले वहाँ से हम अपना दिमाग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो एक्सप्रेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस फिजिकल मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी बेस क्वांटिटी है और कौन सी बेस क्वांटिटी है। नहीं समझे मैंने क्या बोला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशंस इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो वो डायमेंशंस इक्वेशन या वो डायमेंशंस मुझे ये एक्सप्रेस करेगी कि उस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी बेसिक क्वांटिटी है और कौन सी बेसिक क्वांटिटी है। अच्छा, फोर्स किन किन बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, बेस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, और वो कितनी है, मतलब उसकी पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 10 है, पावर 50 है, कितनी वो बेसिक। मास है तो कितनी बार मास आया। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बोलूँ, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि फोर्स और एरिया से मिलकर बनी हुई है। अब एरिया में जो बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, वो 2 बार आई है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ। और कितनी बार आई? 2 बार। तो समझ में आ रही है मेरी बात कि डायमेंशंस क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाला वो तरीका होता है जो हमें बताता है कि वहाँ पर कितनी बेसिक क्वांटिटी है और कौन सी बेसिक क्वांटिटी। क्लियर? तो डायमेंशंस तो हमें समझ में आया कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है।
लेकिन सर डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना, डायमेंशंस की डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ डायमेंशंस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी dimensions of expression of any physical quantity which represents how and which base quantity of the base quantities So dimension is the expression of any physical quantities which represents how and which of the base quantities are included in the physical quantity, are included in that physical quantity. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिस पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। कोई भी चीज़ है फिजिक्स में पहले हमें फील होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। तो कहानी ये बन रही है कि डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो एक्सप्रेशन का काम करेगा जो कि ये बताएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन सा और कितना बेस क्वांटिटीज है, कौन सा और कितना बेस क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे 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 अब हम समझते हैं, है ना। डायमेंशंस इक्वेशन में वैसे तो बहुत सारी डायमेंशंस हम यूज़ करेंगे, बट वो बेसिक 3 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है ना, स्टार्टिंग वाली, मास, लेंथ और टाइम। सो मास के लिए यहाँ पर हम कैपिटल M लिखेंगे, लेंथ के लिए हम कैपिटल L लिखेंगे, टाइम के लिए हम कैपिटल। इन तीनों से मिलकर डायमेंशंस बनेगा। इसको MLT भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? MLT। ये स्क्वायर ब्रैकेट से, इस तरीके वाले ब्रैकेट से बंद किया जाता है, पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। सो MLT इक्वेशंस होती हैं। अब MLT में पावर कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। पावर मतलब कि जैसे मास कितनी बार आया, लेंथ कितनी बार आया, टाइम कितनी बार आया। एग्जाम्पल देता हूँ, बस 2 मिनट में आपको एग्जाम्पल तक पहुँचा रहा हूँ, है ना। तो डायमेंशन समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर वो ये भी बोल देते हैं कि ये डायमेंशन फॉर्मूला भी है। अब वो आपसे पूछ लेंगे डायमेंशन इक्वेशंस क्या है। कुछ नहीं है, जैसे मैंने तुमसे अगर बोला कि वेलोसिटी, अब स्टार्ट हो रहे फॉर्मूले, है ना। वेलोसिटी की डायमेंशंस बताओ। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर वो तो पता है 9th क्लास से। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएंगी जो अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो उनके फॉर्मूले जब आपको पता चलेंगे तो आप इजीली डील कर पाओगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आ जाते हैं हम हमारी कहानी पर। देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, m0 क्या मास है वेलोसिटी के अंदर? नहीं है। L1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। T नीचे 1 था, ऊपर जाके -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L t -1 हो गया। और डायमेंशन इक्वेशन क्या हो गया? v = m0 L1 t -1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेंशन इक्वेशन कुछ भी नई चीज़ नहीं है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकालना है उसको जिस क्वांटिटी के लिए निकाल रहे हो उसके इक्वल रख दो, खत्म। ये डायमेंशन इक्वेशन। क्लियर? तो डायमेंशन इक्वेशन हमें, अब देखो आप डेफिनेशन से कनेक्ट करो। डायमेंशन इक्वेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हमें ये बताती है कि उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी हैं, तो विच बेसिक क्वांटिटीज़, और हाउ
कितनी बेसिक, मतलब वो जो कौन सी है वो कितनी बार आ रही है, तो लेंथ एक बार आ रही है और टाइम -1 बार आ रहा है, मतलब टाइम अपॉन में आ रहा है। क्लियर है? और मास है नहीं, कितनी बार है 0 बार, मतलब नहीं, तो वेलोसिटी के अंदर मास नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है डायमेंशंस। अब हम कुछ फॉर्मूलेज लेंगे और जिनके डायमेंशंस के हम बात करेंगे। देखो वैसे मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, फिजिक्स में आपको ढेर सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और जितने सारे फॉर्मूले मिलेंगे सभी की डायमेंशंस मिलेंगी। अब भले ही वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो तो m0 l0 t0 मिल जाए, है ना, होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है। क्या होती है अभी बात करूंगा कुछ देर में, लेकिन पहले हम डायमेंशन इक्वेशन बनाना सीखें कि कैसे बनाते हैं, हमारा पहले मुद्दा वो है। तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। जैसे हमने ले लिया वर्क डन, हमने ले लिया प्रेशर, ठीक है, पावर और क्या, मोमेंटम, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, वर्क डन ले लिया, प्रेशर ले लिया, पावर ले लिया, मोमेंटम ले लिया, डेंसिटी, वेवलेंथ, ठीक है, और कुछ लेना है कि अभी इतने के बनाए पहले? चलो पहले इतने का बनाए, फिर और भी लेंगे, है ना, और कहीं जहाँ पर कुछ नई चीज़ें आएंगी वहाँ पर वो भी डील करूँगा। जैसे हमने 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, हमने 7 भी पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा ही में तो ये पढ़ी है। तो करंट अगर आ गया कहीं पर तो उसके लिए डायमेंशंस A लगा देते हैं। टेम्परेचर आ गया तो थीटा यूज़ कर लिया जाता है ना, थीटा, क्योंकि टेम्परेचर के लिए T नहीं कर सकते, T तो टाइम के लिए हो रहा है, तो थीटा यूज़ कर लेते हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। चलो पहले हम छोटी छोटी का देखते हैं। तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब एक और क्वांटिटी हमें मिल गई, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे एक और क्वांटिटी मिल गई सर ये तो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो जिसकी यूनिट हम बना चुके होंगे, अब आगे से फिर मैं उसकी यूनिट नहीं मतलब डायमेंशन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली पुट करूंगा। जैसे वेलोसिटी की LT-1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक्सेलरेशन की अब बनाने वाले हैं, तो वो बन जाएगी तो हम यूज़ नहीं करेंगे। कुछ एक की देखो याद रख लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे फोर्स की हमेशा याद रखो, अभी बनाने वाले हैं क्या निकल रहे हैं, फिर याद कर लो, वर्क डन की याद कर लो, प्रेशर की याद कर लो, 2-4 चीज़ों की याद करो। फोर्स की तो डेफिनेटली आप याद कर लो, बहुत जगह यूज़ होगी। चलो बनाते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t, तो इसकी डायमेंशन इक्वेशन क्या बन गई, LT-1। ऐसा मैं लिख दूँ, अभी m मत लिखो, है ना, इस क्वांटिटी की मैंने क्या बना ली, LT-1। ठीक है, अब वेलोसिटी की ये बन चुकी है, ये यहाँ रख दूँ, ठीक है, रख दी, LT-1 अपॉन LT-1 अपॉन, अब LT-1 अपॉन टाइम एक बार और आ रहा है, तो टाइम को मैं क्या लिखता हूँ, t। तो फाइनली t ऊपर पहुँचेगा तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, LT-2। अब एक्सेलरेशन की यहाँ पुट कर दूँ तो फोर्स की कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास, मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन की LT-2, तो फोर्स की ये हो गई MLT-2। ध्यान रखें, याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT-2, MLT-2। अब फोर्स की यहाँ रख दो, वर्क डन की डायमेंशन आपको मिल गई, वर्क डन MLT-2 और L, सो MLT-2 और साथ में क्या आ गया, L, तो ये हो गया ML²T-। क्लियर, ML²T-2। तो डायमेंशंस हमने किसकी बना ली, हमने बना ली वर्क डन की। पहली वाली बन गई, बहुत घिचपिच हो गई, है ना, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्या करें, फॉर्मूले पे फॉर्मूले निकलते जाएंगे। जब तक आप बेसिक क्वांटिटी पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे जो अभी पढ़ते जा रहे हो,
मैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ कि 12th के फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जैसे करंट वगैरह का, चार्ज वगैरह का, तो ये याद रख लो। बाकी अभी और उतने फॉर्मूले पर नहीं जाना, जितना आप पढ़ते जाओगे उतने की डायमेंशंस बनती जाएंगी और आपको समझ में आता जाएगा। चलो आगे बढ़े। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर, है ना। फोर्स की याद रख ली ना, mLT - 2, नहीं तो फोर्स निकालने के लिए फिर इतना करना पड़ेगा हर बार कचरा, mLT - 2। चलिए प्रेशर इसकी क्या निकाली हमने, mL²T - प्रेशर की निकाली। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की अभी निकाली थी, mLT - 2, एरिया की होती है L², लेंथ इंटू लेंथ, ये होती है एरिया, क्या होती है लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। ये ऊपर गया, सो m L -2 हो जाएगा, और -2 से +1 जाएगा माइनस, तो प्रेशर की क्या आ गई, इतनी, सो m L - 1 T - नेक्स्ट क्या है, पावर, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की आपने निकाल लिया, आप खुद देखिए ये वर्क डन की थी, क्या थी, नहीं निकाली तो फिर वैसे ही निकालेंगे, mL²T - 2 अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा mL²T - 3। नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का LT - 1, यही था। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का कैपिटल M, वॉल्यूम का L3, तो ये हो गया mL - वॉल्यूम का। अच्छा यहाँ T नहीं है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, कभी गलती से भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बाकी ऐसा लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट इसकी आ रही है वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता था ना, क्या फॉर्मूला होता था, वेव स्पीड इज इक्वल टू, वेव स्पीड v इज इक्वल टू f लैम्डा, याद है कि भूल गए, f क्या होता था यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता था, वेवलेंथ, वही है। चलो कोई बात नहीं, f को हम f ना समझते हो 1/t लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का। अच्छा ये हो गया लैम्डा बाई टी, ये हो गया वेव स्पीड, स्पीड मतलब LT - 1, स्पीड का LT - 1 ही होता है, अपॉन t, एक t इधर आ जाएगा, सो LT - 1 और ये प्लस का t, सॉल्व कर लेंगे, सो लैम्डा आ गया हमारे पास, एक तरह से वेव लेंथ, लेंथ ही तो है। अब लेंथ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, L ही होनी चाहिए, मतलब m0, L1 और T0, यही डायमेंशन होनी चाहिए, तो वही आ रही है यार, वही आ रही है, ठीक है। तो डायमेंशंस जो हम निकालते हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ईजिली तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं, जैसे कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी डायमेंशंस नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कौन कौन सी हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, थोड़ा सोचते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारी हैं, वैसे आगे भी 11th में ही पढ़ोगे, है ना। स्ट्रेन अभी 11th का टॉपिक है, 11th का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। हम पहले इसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था,
मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ, सिंपल आता हूँ, सिंपल फॉर्मूला, आई वाई यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि साइन की टर्म में अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, वो बताने के बाद हम उसको भी लगा सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, यही होता है। लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये फॉर्मूला हो जाता है। हमने कहा ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वाई, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वाई, है ना, ऐसा, या इसको मत ऐसा देखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यूनिट से यूनिट कैंसिल कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट ही नहीं होती है तो डायमेंशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। यूनिट नहीं होती है तो क्या डायमेंशन हो सकती है, नहीं हो सकती। चलो और समझेंगे अभी इसका, है ना। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी डायमेंशंस नहीं है, या जिसकी डायमेंशन में m0, l0, t0 मिल रहा है आपको, है ना, तो वहाँ पर हम उसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल देते हैं। अच्छा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट था, है ना, कांस्टेंट ही बोलते थे ना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर, यहाँ तो है डायमेंशन लेस ना, सारे नहीं होते हैं। देखो, एक कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9th क्लास का फॉर्मूला अगर याद आ गया हो तो, है ना, उसकी डायमेंशन होती है। देख लो, उस फॉर्मूले की डायमेंशन निकाल लेते हैं। क्या फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो G क्या हो जाएगा, Fr² अपॉन m1m2। फोर्स की डायमेंशंस mlt-2 अभी डिस्कस हुआ है। r² मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन मास, और मास मतलब m²। गलत तो नहीं हूँ मैं, मास दो बार आ रहा है, m²। सो यहाँ पर इस कांस्टेंट की m1 l³ t-2 डायमेंशन होती है। तो सारे कांस्टेंट की डायमेंशन ना हो ऐसा नहीं है ना। डायमेंशन किन कांस्टेंट की नहीं है, जैसे हमने इसको देखा, यहाँ यूनिट कैंसिल हो गई, दोनों सेम यूनिट ही नहीं थी उसके पास, डायमेंशन क्या होगी उसकी, 0 हो गई। बट यहाँ पर हमने देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट तो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट उसकी डायमेंशंस थी। क्यों डायमेंशंस थी, क्योंकि उसके पास उसकी खुद यूनिट थी। यूनिट हमने निकाली है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 9th क्लास में ये यूनिट बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भैया जहाँ यूनिट होगी वहाँ डायमेंशंस होगी। अच्छा, किसी भी मतलब डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को देखकर आप उसकी यूनिकनेस को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस कॉमन हैं। मतलब आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालते हो, उसकी अगर वो डायमेंशंस निकली है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल क्वांटिटी यूनिक हो, कि वो डायमेंशन सिर्फ उसी फिजिकल क्वांटिटी की, और किसी की भी हो सकती है। तो कुछ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सेम डायमेंशंस होती हैं। तो सर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, हम कुछ के एग्जाम्पल देते हैं। मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स इनटू टाइम। मास को m, वेलोसिटी को lt-1। फोर्स का mlt-2, टाइम का t। ये हो गया mlt-1, ये हो गया mlt-1। फॉर्मूले दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के थे, मतलब डायमेंशन दोनों की सेम हैं, बट दो फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। क्लियर? और किसी की हो सकती है, और किसी की हो सकती है,
सोचो और किसकी हो सकती है। एक 11th क्लास का फॉर्मूला तो देखो मेरे दिमाग में है, स्ट्रेस का। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्चुअल में रीस्टोरिंग फोर्स यूनिट एरिया होता है, और यही प्रेशर का भी होता है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब दोनों की डायमेंशंस सेम निकलेंगे। बट मैं ऐसा फॉर्मूला सोच रहा हूँ जो कि आपको 10th में आपने कहीं देखा हो। अगर ये फॉर्मूला मिल जाए तो चलो कोई बात नहीं, है ना। तो होती तो देखो बहुत सारी भी हैं। अब जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस की बल्क मॉड्यूलस की, यंग मॉड्यूलस की। अब जैसे स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और यही फॉर्मूला होता है प्रेशर, ठीक है, यही फॉर्मूला। इसका मतलब दोनों की डायमेंशंस कैसी हो जाएगी, सेम, जो अभी कुछ देर पहले हमने निकाली, m-1 l-1 t-2, है ना, ऐसे कुछ नहीं, m-1 l1 t-2 ऐसा कुछ निकाला था अभी हमने, है ना, प्रेशर का, सेम स्ट्रेस का हो जाएगा। अच्छा, एक और इसी के बराबर की डायमेंशन होती है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये ऐसे फॉर्मूले जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम बनाना तो सीखते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है डायमेंशन में, है ना। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस मतलब यही वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। 3 टाइप का होता है, लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए, है ना। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन का फॉर्मूला। अच्छा, लेंथ की डायमेंशन L, इसकी डायमेंशन L है, तो दोनों ही लेंथ ना, हट गए, 0 हो गए, तो क्या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो स्ट्रेस में हमने निकाली थी। तो आप ये नहीं बोल सकते क्या, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, तो ये सब के सब जो होते हैं वो सेम डायमेंशन गेन करते हैं। अच्छा, एक और देखो आप, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन अभी आपने निकाला था, आप बोलोगे सर एनर्जी का डायमेंशन आपने कब निकलवाया, वर्क का निकलवाया था। वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्म में स्टोर होता है, सेम डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन था m1 l1 t-2, यही था। वर्क 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 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mlt-2 mlt-2 इंटू एल, सो m l² t-2 अपॉन वॉल्यूम l³ से हो जाएगा m1 l-1 t-2। अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी का आ गया। थोड़ा सा हम स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया का डायमेंशन एक बार और निकाल लें। फोर्स का क्या होता है mlt-2 अपॉन एरिया का क्या हो जाएगा l², सो ml-1 t-2, इसका भी वही आ गया। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, है ना, सेम फिजिकल मतलब डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का पर्टिकुलर कोई डायमेंशन आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो डायमेंशन सिर्फ उसी का है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरह से हम डायमेंशंस की बात करते हैं और भी बहुत सारे डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और उनके क्लासिफिकेशंस वगैरह, डायमेंशंस को कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, है ना। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि डायमेंशंस की हेल्प से हम दो इक्वेशन को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब किसी इक्वेशन की वैलिडिटी को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं।
कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, किसी फॉर्मूले को डिराइव कैसे कर सकते हैं, या किसी यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। बस इसकी भी अपनी अपनी कोई लिमिट है, उन लिमिट्स के साथ हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की बात करने वाले हैं कि डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।